हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर है सागरीय जल में तापमान व लवणता। लवणता का साइन क्या है? सैलिनिटी का। इसका परसेंटेज यहाँ लेकिन 2 जीरो होते हैं, ठीक। इसको प्रति 1000 ग्राम अगर जल है तो उसमें कितनी लवण की मात्रा रहेगी, उसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। सागरीय जल में सैलिनिटी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, ये याद रखना है, ठीक। लवणता क्या है? मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा के आसपास होनी चाहिए सबसे अधिक लवणता, लेकिन ये 0 डिग्री पे नहीं पाई जाती है। भूमध्य रेखा पे क्यों नहीं पाई जाती है? यहाँ पे जल का वाष्पन तो होता है, जल गाढ़ा हो गया वाष्प होके, लेकिन यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती रहती है, साल भर वर्षा होती रहती है। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन से अधिक बारिश होती है, तो जिसके कारण जल का अनुपात बना रहता है। बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पे लवणता उच्च नहीं पाई जाती है। लवणता सबसे ज़्यादा उच्च 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। 20 से 40 के मध्य अधिकतम लवणता पाई जाएगी, ये याद रखना। भूमध्य रेखा पे वैसे लवणता सबसे ज़्यादा वो हो, जो आपका वाष्पोत्सर्जन होता है यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन से ज़्यादा हो जाती है वर्षा, और साल भर होती रहती है। फिर उसके बाद है प्रवाल भित्तियाँ। वैसे तो अभी पच्चीस डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में, ठीक, ये जीरी 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 25 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य पाई जानी चाहिए प्रवाल भित्तियाँ, ठीक। लेकिन ये अब अभी नया इसके नया शोध हुआ है, अब ये ठंडे जल में भी पाई जाती हैं, ठीक। ये याद रखना। इनके लिए न बहुत प्रवाल क्या होता है, ये जूजंथले नामक सहवाल, ठीक है। प्रवाल जो तुम्हारा ये जीव है, ये जूजंथले नामक पादप के साथ सहजीवी संबंध में रहता है, ठीक। फिर क्या, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो ये पादप तुम्हारे नष्ट होने लगते हैं, तो जिसके कारण तुम्हारा प्रवाल रंगहीन हो जाता है। जब ये रंगहीन हो जाता है तो यही कहलाता है प्रवाल विरंजन, ठीक। क्या कहलाता है? प्रवाल विरंजन। और इनका रंग सफ़ेद हो गया तो ये प्रवाल विरंजन हो गया। क्या कारण? क्या? पादप मर गए, ठीक। ये याद रखना। और इनके लिए टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और शुद्ध जल में भी ये ना पनपते हैं और प्रदूषित जल में भी नहीं, एवरेज जल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नेक्स्ट है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है? गैसों का मिश्रण। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है पृथ्वी के वायुमंडल में? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%। फिर उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन के बाद है नाइट्रोजन है तुम्हारी 78%। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम्हारी 21% है। फिर उसके बाद तुम्हारी ऑर्गन है 0.93%। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे CO2 आती है। CO2 0.03% है। सोचो इतनी कम होने के बाद भी ये ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है। फिर उसके बाद ओजोन का आता है नंबर। और वायुमंडल में जलवाष्प भी होती है, ठीक। लेकिन जलवाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, ठीक। जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपरी अक्षांशों की तरफ, उच्च अक्षांशों की तरफ, तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, ठीक। फिर उसके बाद ये है कि
ऊंचाई की तरफ भी जाएंगे, मान लो ये पृथ्वी, ये पर्वत है, ऊंचाई की तरफ भी जाएंगे तब भी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। ये याद रखना, जलवाष्प पूरे पृथ्वी पे एक समान नहीं पाई जाती है। ऊपर नीचे जाओगे तो ये कम होती जाती है, क्योंकि तापमान में कमी आती है, जिसके कारण वाष्पन में भी कमी आती है। जब वाष्पन में कमी आएगी तो तुम्हारी जलवाष्प में कमी आएगी, तो अक्षांशीय स्थिति का इस पे जलवाष्प पे प्रभाव पड़ता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना, मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ये जब 18 किलोमीटर और लगभग औसतन 13 किलोमीटर तक तुम्हारा पाया जाता है क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल में सभी तुम्हारी वर्षा के लिए कौन सी मंडल जिम्मेदार है? तुम्हारा यही क्षोभ मंडल। फिर उसके ऊपर तुम्हारा है समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है तुम्हारी ओजोन परत। ठीक, ओजोन परत पाई जाती है और इसमें वायुमंडलीय क्रियाएं नहीं होती हैं, तो जिसके कारण इसका औसत तापमान लगभग बराबर रहता है। तो इसमें कम ज़्यादा तापमान नहीं होता है, तो जिसके कारण वायुयान कहाँ चलते हैं? समताप मंडल में चलते हैं। ठीक, उसके बाद तुम्हारा है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद तुम्हारा आता है आयन मंडल। ठीक, रेडियो तरंगे यहीं से वापस जाती हैं। ये क्वेश्चन आता है, रेडियो तरंगे किस वायुमंडल की किस परत से वापस आते हैं? इसी आयन मंडल से। उसके बाद है तुम्हारा बहिर्मंडल। सबसे दो ये नीचे वाला याद रखना। ठीक, क्षोभ, मान लो ये पृथ्वी है। ठीक, ये तुम्हारी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक, क्षोभ सीमा मान लो ऐसे रहती है, इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पे सबसे अधिक रहती है, ये याद रखना। और ध्रुवों पे कम हो जाती है, क्योंकि ध्रुवों पे जाके वायुमंडल भी वायु की परतें ही बैठ जाती हैं भारी होकर, ठंडी होकर भारी होती हैं, भारी होकर बैठ जाती हैं, तो जिसके कारण ये तुम्हारी क्षोभ सीमा विषुवत रेखा पे अधिक ऊंचाई पे रहती है, ये याद रखना। तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वायुमंडलीय दाब एवं पवन। ठीक, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? मान लो एरिया है ये पृथ्वी का, एक इकाई क्षेत्र पर, मतलब कोई क्षेत्र है, उस पर लगने वाला वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। ठीक, वायु दाब क्या है? एक इकाई क्षेत्र पर लगने वाले वायु के भार को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर ये लग रहा है, 1 किलोमीटर का एरिया ले लिए। ठीक है, इस पे जो ऊपर गैसें हैं उस पे जो भार जो पड़ेगा तो यही वायु दाब होगा। वायु दाब तापमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब, अगर तापमान हम बढ़ा दें तो वायु, जो वहाँ पे वायु है वो गर्म होके हल्की हो जाएगी, तो ऊपर चली जाएगी, तो वायु का भार कम हो गया, तो वायु का भार कम हुआ तो वायु दाब कम हो गया। तो यहाँ पे वायु दाब और तापमान का विपरीत संबंध है। तापमान बढ़ाओगे तो वायु दाब कम होगा। ठीक, ये याद रखना। फिर दूसरा है ऊंचाई के साथ वायु दाब में कमी आती है। ठीक, मान लो तुम महासागर से चले, समतल भूमि पे पहुँचे, फिर ये पर्वत की तरफ पहुँचे, तो वायु दाब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? यहाँ पे महासागर की सतह पे। ठीक, फिर ऊपर आगे और बढ़ोगे तो यहाँ पे समतल भूमि पे वायु दाब महासागर की अपेक्षा कम रहेगा और पर्वत की अपेक्षा अधिक होगा। इसका कारण ये है कि वायु हल्की होकर ऊपर उठती है।
लेकिन वायु के जो घनत्व होता है पृथ्वी के नज़दीक होता है। ऊंचाई के साथ पृथ्वी की सघनता में कमी आती है। जब वायु सघन हो गई, कोई हल्की चीज कम घनी चीज, तो प्रेशर कम डालेगी ना। तो ऊंचाई के साथ सघनता। वायु की सघनता में कमी के कारण वायु भार में कमी आती है। ठीक। ये याद रखना। हाँ, तो मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा और मान लो ध्रुव, इनकी तुलना की जाए तो वायु दाब सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा? कहाँ पे? ध्रुवों पे होगा कि भूमध्य रेखा पे होगा? भूमध्य रेखा पे क्यों होगा? वायु दाब सबसे ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारा पोल पे होगा। ठीक है। इसका कारण क्योंकि यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तो सूर्य लंबवत है, यहाँ तो गर्मी होती रहती है विषुवत रेखा पे, तो वायु हल्की होकर यहाँ से ऊपर उठेगी तो यहाँ पे बैठेगी जाके। अगर मान लो पृथ्वी घूम नहीं रही है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही इसका मान लो एकल कोशिका अगर मानी जाए, तो पृथ्वी यहाँ पे विषुवत रेखा पे वायु जाके बैठी, फिर नीचे आई, तो ये जहाँ बैठ रही है तो भारी चीज़ ही तो बैठती है, हल्की चीज़ ऊपर जाती है। तो वायु भार कहाँ सबसे ज़्यादा हो गया? ठीक है, पोल पे। एक चीज़ ये याद रखना कि पृथ्वी का जो घूर्णन बल है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की दिशा दाएं तरफ, वायु घूर्णन के कारण वायु दाएं तरफ घूमती है। ठीक, दाएं तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ। ठीक, बाएं तरफ घूमेगी। मान लो ऊपर से हवा आ रही है, ठीक, तो किधर जानी चाहिए? इधर जानी चाहिए कि इधर? हैं? दायां ऊपर से आओगे तो इधर होगा ना। ठीक, ये याद रखना। उत्तरी गोलार्ध में घूर्णन के कारण पृथ्वी, और इसका कारण क्या है? कोरियालिस बल है। ठीक, ये याद रखना। ये वायु मान लो सीधे चली, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, तो वायु दाईं तरफ घूम जाएगी उत्तरी गोलार्ध में, और बाएं तरफ घूमेगी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, तो पवन क्या है? पवन क्या होता है? वायु का क्षैतिज प्रवाह। मान लो ये ऊपर नीचे गई हवा, ठीक, क्षैतिज हवा चल रही, तो इसे ही पवन कहेंगे। वायु का क्षैतिज प्रवाह क्या कहलाता है? पवन। ठीक, पृथ्वी की सतह पे पवन चलती हैं 3 प्रकार। पवन को 3 प्रकार भागों में बांटा गया है। एक भूमंडलीय पवन, ठीक, और दूसरी होती है मौसमी पवन। भूमंडलीय पवन क्या होती है? ये वर्ष भर एक ही दिशा इनकी रहती है, नो चेंज। हाँ, जबकि मानसूनी पवन या मौसमी पवन समय के साथ इसमें चेंज आ जाता है। और स्थानीय पवन वो तो रोज बदलती हैं, आधे 1-1 घंटे में बदल जाएंगे। 1-1 घंटे में नहीं, लेकिन 12-12 घंटे में जो हम लोग। हाँ, तो प्रचलित पवन में, या अर्थात भूमंडलीय पवन में पहली पवन है तुम्हारी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन ये तुम्हारी कर्क रेखा 30 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा की तरफ चलती है। ठीक है, दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से विषुवत रेखा की तरफ चलेगी। तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी है? उत्तर पूरब से। मान लो ये ऐसे चल रही है, तो ये उत्तर पूरब हो गया ना, तो जा किधर रही है?
दक्षिण पश्चिम। तो व्यापारिक पवन का उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या रहती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है, ये तुम्हारी व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन कहाँ कहाँ चलती हैं? दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक, फिर उसके बाद है तुम्हारी पछुआ पवन। पछुआ पवन ये तुम्हारी 30-35 से 60-65 की तरफ। ठीक, 30-35 से 60-65 की तरफ दोनों गोलार्धों में चलती हैं। ठीक, ये तुम्हारी 30-35 से 60-65 की तरफ। तो इनकी दिशा क्या होती है? ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रही है। ये ऐसे चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ। ठीक, फिर उसके बाद पछुआ पवन के बाद तुम्हारी उप ध्रुवी पवन, ध्रुवी पवन है। ठीक, ध्रुवी पवन तुम्हारी जैसे व्यापारिक पवन चलती है वैसे ही चलती है। ठीक, तो ये 60-65 में तुम्हारी पछुआ पवन और ध्रुवी पवन आके मिल रही हैं और यहीं पे जन्म होता है वाताग्र का। ठीक, वाताग्र आगे चैप्टर है, वाताग्र यहाँ पे जन्म होता है वाताग्र का, दोनों अक्षांशों में, मतलब दोनों गोलार्धों में, ये याद रखना। उसके बाद मौसमी पवन या सामयिक पवन। सामयिक पवन जानते ही हो, वर्ष में एक जैसी नहीं चलती वर्ष भर, बल्कि मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे मानसूनी पवन, जैसे भारत में मानसूनी पवन आती है जब ठंडा आती है, गर्मी आती है जून के आसपास, तो इंडिया में आ जाती है। फिर उसके बाद सितंबर के बाद फिर वापस चली जाती है। उसके बाद है तुम्हारी स्थानीय पवन। स्थानीय पवन कैसे? जैसे मान लो कि रात में क्या होता है कि पृथ्वी जल्दी से ठंडी हो गई। ठीक है, जैसे मान लो मुंबई वाला ये इंडिया का, तो ये जो तुम्हारा ज़मीन वाला हिस्सा ये जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन तुम्हारा ये हम रात की स्थिति बना रहे हैं। ठीक, जबकि तुम्हारा सागर वाला हिस्सा जो अरब सागर ये गर्म है, तो हवा किधर से चलती है? ठीक है, ठंड से गर्म की तरफ चलेगी, ठंड से गर्म की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सागर में क्या होता है कि ये इसका सागरी भाग गर्म है, तो यहाँ पे वायु गर्म होके ऊपर उठ गई, तो जब यहाँ पे खाली स्थान हो गया, तो खाली स्थान को भरने के लिए ये भूमि से सागर की तरफ हवा चलती है, तो इसे बोलेंगे महाद्वीपीय पवन। क्या कहेंगे? स्थल समीर, क्योंकि स्थल से सागर की तरफ चल रही है ना। तो ये कब चलती है? रात में। रात में चलती है स्थल समीर, और दिन में क्या होता है? दिन में पृथ्वी गर्म, जल तो देर से गर्म हुआ और भूमि जल्दी गर्म हो गई, तो ये सागर समीर चलती है दिन में। ठीक, और दूसरी तुम्हारी स्थानीय पवन है, एक तो तुम्हारी ये स्थल समीर और ये हो गई, और दूसरी हैं जो लोकल क्षेत्रों में चलती हैं, जैसे तुम्हारा स्थानीय पवन है। ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट है तुम्हारा चिनूक। चिनूक कहाँ चलती है? नॉर्थ अमेरिका में चलती है। कहाँ चलती है? और ये कैसी है? गर्म है, राकी पर्वत से उतर के वहाँ पे बर्फ़ को पिघला देती है। ठीक, तो तुम्हारा चिनूक हो गया। चिनूक के बाद तुम्हारी इम्पोर्टेंट है फॉन। फॉन कहाँ है? आल्प्स पर्वत में है। ठीक, ये भी गर्म व शुष्क है और स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक प्रभाव डालती है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट तुम्हारा है सिराको।
सिराकू तुम्हारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा मरुस्थल है अफ्रीका में? सहारा का, ठीक है। ये इटली तक जाती है, इसको सिराको कहते हैं, गर्म व शुष्क होती है। फिर उसके बाद तुम्हारी इम्पोर्टेंट है सिमोन, ये अरब सागर में रेगिस्तान में चलती है, ये भी गर्म व शुष्क हुई। फिर उसके बाद तुम्हारी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है जो, वो तुम्हें याद रखना है हरमट्टन, ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये सूडान उडान से आसपास, इजिप्ट के आसपास से जाती है तुम्हारी है यहाँ गोल्ड कोस्ट में, ठीक है। जिसके कारण ये यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाष्प होता है, इसको सुखाती है, जिसके कारण इसे डॉक्टर विंड कहते हैं। उसके बाद ब्रिक फील्डर है, ये भी तुम्हारी गर्म है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नॉर्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड में है, ये भी गर्म है। लू इंडिया में चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारी मिस्टल है, ये ठंडी ध्रुवीय पवन हवाएं हैं जो रोन घाटी, ठीक, भूमध्य सागर में ये चलती है। फिर उसके बाद बोरा है, ये भी मिस्टल के समान ठंडी है, ये भूमध्य सागर में, एड्रियाटिक सागर में चलती है। फिर उसके बाद तुम्हें याद रखना है इसमें पोनंत, पिरासेल, दक्षिण बस्टर बाइज, लेवांटर, छोड़ दो ये सब। फिर उसके बाद जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? ये पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे नीचे की परत क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल में जो ये क्षोभ, उसके ऊपर समताप मंडल है, ठीक। तो ये क्षोभ सीमा के पास पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाली तेज हवाओं को जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। इनकी गति 150 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक। इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। वायु धाराएं 4 प्रकार की होती हैं। ध्रुवीय वायु जेट स्ट्रीम, ठीक, और ये पृथ्वी पे ध्रुवों के आसपास चलती हैं लगभग, इसी कारण इसे ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम बोलते हैं। फिर उसके बाद है 60-65 में, एक तो ध्रुवों के पास, फिर 60-65 में के पास ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम। वाताग मैंने बताया था 60-65 पे। वाताग्री ये पृथ्वी के नज़दीक सतह के पास नहीं चलती हैं, ऊपर चलती हैं क्षोभ सीमा के पास, मैं बताया हूँ 8 से 15 किलोमीटर के आसपास। इनको बोलते हैं ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम या पछुआ जेट स्ट्रीम, ठीक, पछुआ जेट स्ट्रीम। उसके बाद है 20-35 के आसपास, अक्षांश के आसपास, ठीक, इसको उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम बहती है, ठीक। 3 जगह पर पृथ्वी पे पैर हैं, ध्रुवों के पास, फिर उसके बाद वाताग्र के पास, फिर 30-35 के पास पछुआ जेट स्ट्रीम, ठीक। इंडिया मान लो यहाँ पे है, तो गर्मी में क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा है पामीर का पठार, ठीक। जो ऊंचा है तो ऊंची चीज नज़दीक रहेगी सूरज के, वो जल्दी गर्म हो गई, तो यहाँ पे से गर्म हवा ऊपर उठी, तो ये मान लो तुम्हारा अफ्रीका है, तो ये यहाँ पे हवा आके उतरी, ठीक, यहाँ पे बैठी, फिर नीचे पृथ्वी की सतह की ये इंडिया की तरफ चली, तो इसके कारण भारत में मानसून आता है, ये पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण, ठीक है। ये गर्मी में चलती है तो इसलिए उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। तो इसका पूर्वी जेट स्ट्रीम सिर्फ इतने ही लोकल एरिया में चलती है, जिसके कारण भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। तो इसको पूर्वी जेट स्ट्रीम का संबंध किससे है? भारतीय मानसून से है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आर्द्रता व वर्षण। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? आर्द्रता व वर्षण। बारिश के लिए सबसे जरूरी क्या है?
आर्द्रता वायुमंडल में। ठीक है, बिना आर्द्रता के बारिश नहीं होगी। ठीक है, और आर्द्रता के लिए ज़रूरी क्या है? तापमान में वृद्धि। ठीक है, खाना बनाओगे, जब पानी गर्म करोगे तो जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो वो वाष्प बन के कैसे उड़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैसे ही तभी तो उड़ता है। तो इसी कारण जब सूर्य तप बढ़ता है तो आर्द्रता जलवाष्प, पानी जलवाष्प में चेंज होता है, आर्द्रता बढ़ जाती है। और आर्द्रता लेकिन दो प्रकार की होती है। ठीक, बारिश के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? आर्द्रता। लेकिन कभी कभी ये लगता है कि बहुत आर्द्रता है फिर भी बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, इसका कारण ये होता है कि संघनन नहीं हुआ है। संघनन मतलब एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब इतनी जलवाष्प होनी चाहिए कि जितनी बारिश के लिए संघनित होने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जब तक उतनी आर्द्रता नहीं पहुंचेगी तब तक वायु का संघनन नहीं होगा। ठीक, ये तापमान बढ़ने से ये जो आर्द्रता घटती बढ़ती है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। क्या बोलते हैं? ये सापेक्ष क्या होता है? रिलेटिव। सापेक्ष को इंग्लिश में रिलेटिव बोलते हैं। तो ये किसके रिलेटिव है? तापमान के रिलेटिव है ना। तापमान बढ़ गया तो सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि तापमान जैसे ही बढ़ा तो वायु फैल गई और उसमें पानी है कम, तो सापेक्ष आर्द्रता तो वो पहले इतना था, इतना पानी था, तो आर्द्रता मान लो 10 किलो वो वायु थी गर्म होके, उसमें 1 किलो आर्द्रता थी, तो सापेक्ष आर्द्रता लगभग 10:1 के अनुपात में है। लेकिन जब वायु जो उसको तापमान मिला वो वायु हो गई 20 किलोमीटर में फैल गई, तो 20 के सापेक्ष तो और कम हो गया ना आर्द्रता। और जब ये आर्द्रता 20 की हो जाएगी पूरी, जितनी चाहिए बारिश के लिए, अगर टेम्परेचर उतना है रोके रहें और ये आर्द्रता बढ़ती जाए, जब जैसे ही पूरा घेर लिया आर्द्रता, तो ये तुम्हारा बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक, तो टेम्परेचर और सापेक्ष आर्द्रता घटती, उसका प्रभाव पड़ता है। जबकि लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता पे तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, निरपेक्ष आर्द्रता ये बोलोगे कि निरपेक्ष एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, तो जितनी है उतनी ही बोल दोगे। उसके बाद संघनन के रूप। संघनन कैसे होगा? एक तो ओस के रूप में होता है, एक तो पाला पड़ता है, कोहरा होता है, धुआंसा होता है, और एक तो तुम्हारा छोटे छोटे वो नहीं होते हैं बर्फ़ के कण, बर्फ़ में भी चेंज होती है। जब तुम्हारा संघनन 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे होगा तो जल की बूंदें किस में चेंज होंगी? बर्फ़ के कणों में चेंज हो जाएगी। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पे संघनन होगा तो जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित होंगी। ठीक है, तुषार या पाला ये पृथ्वी की सतह के नज़दीक होता है ना, और जबकि वर्षा की बूंदें ऊपर बनती हैं जाके, जब सतह के नज़दीक ये इनका संघनन होता है, ठीक है, जल का, तो बनता है कोहरा। ठीक, और तुषार या पाला कोहरा बनता है, और जब ऊंचाई पे होता है तो बादल बनते हैं। बादलों का वर्गीकरण ये अलग से चैप्टर, इतना ये मेंस के लिए पीटी में बहुत कम आता है। फिर वर्षा एक तो होती है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा ये विषुवत रेखा पे वर्ष भर होती है। ठीक है, क्योंकि इतना टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर बढ़ा तो जलवाष्प बढ़ा तो शाम को 12 बजे के बाद फिर ठंडा हो गया, बारिश हो गई।
ये विषुवत रेखा पे ग्रीष्म काल में पूरे वर्ष होता है, ठीक है, संवहनी वर्षा। उसके बाद दूसरी वर्षा है पर्वतीय वर्षा। ये मान लो इंडिया का है पश्चिमी घाट, यहाँ से पवन चली, यहाँ से उससे पश्चिमी घाट से टकराई, ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद जैसे ऊपर वायु जाती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होके बारिश कर देती है। तो इसके कारण पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पे वर्षा होती है सबसे अधिक, जबकि पूर्वी घाट वर्षा नहीं प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, अंदर की तरफ, यहाँ पे बारिश होती ही नहीं। ये पर्वता विमुख ढाल होती है, जिधर से हवा आई वो अभिमुख है और जिधर से उतरी हवा वो विमुख ढाल है, ठीक है, ये याद रखना। फिर कृत्रिम वर्षा अभी दिल्ली में कराई गई है। इसके लिए जिस तत्व का केमिकल का यूज किया जाता है उसे सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर बार क्वेश्चन पेपर में आता ही है, ठीक, ये याद रखना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए, अभी दिल्ली और राजस्थान में कराई गई है। फिर उसके बाद वायुराज चक्रवात इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दो। और चक्रवात वो भी करंट में, जो चक्रवात कहीं आए हैं, कहाँ पे टकराए हैं, उसका नाम किसने रखा है, ये याद कर लेना। वाताग्र मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये 60-65 पे, ये पछुआ पवन, ऊपर से ध्रुवी पवन आई। ध्रुवी पवन क्योंकि ठंडी होती है, क्योंकि ऊपर का क्षेत्र ठंडा है तो वायु भी वहाँ की ठंडी है, ठीक है। जबकि ये अपेक्षाकृत जो पछुआपन गई, ये अपेक्षाकृत गर्म है, तो गर्म हवा ऊपर रहेगी और ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नेचर की, नीचे वाली गर्म है, ऊपर वाली जो ध्रुवों से आ रही है ठंडी है। ठंडी हवा नीचे बैठेगी और ये तुम्हारी पछुआ पवन वाली जो हवा आई ये ऊपर उठ जाएगी, जिसके कारण बारिश होती है। तो ये बारिश का कारण वाताग्र है, ठीक। यहीं पे वाताग्र दोनों अक्षांशों, दोनों गोलार्धों में बनते हैं, ये याद रखना। फिर उसके बाद चक्रवात, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधी, उष्णकटिबंधी। उष्णकटिबंधी चक्रवात वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रवात की उत्पत्ति महासागरीय सतह पे होगी, ठीक, धीमे धीमे ये, और ये 0 डिग्री पे उत्पन्न नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ कोरियालिस बल शून्य होता है, तो इसलिए वायु का चक्रीय रूप धारण नहीं हो पाता है। 0 से 5 डिग्री के मध्य चक्रवात नहीं बनते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोरियालिस बल शून्य होता है। कोरियालिस बल शून्य है तो वायु का चक्रीय रूप नहीं बन पाता है। समझ में आया? ये हमेशा महासागरों की सतह पे उत्पन्न होते हैं, जाके पश्चिम की तरफ ये आगे बढ़ते हैं, ठीक। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा क्लॉकवाइज होती है, ये याद रखना। एंटी साइक्लोन, ये उसके विपरीत, साइक्लोन का विपरीत होता है। इनकी दिशा हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाएगी, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात का विपरीत हो गया यहाँ पे। इसमें कभी कभी कोपेन का पूछ लेता है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं। विश्व की मिट्टियाँ नहीं, इंडिया की 10 मिट्टियाँ पूछता है। प्रमुख वायुओं क्षेत्र ये इन्वायरमेंट का, परिस्थिति तंत्र इन्वायरमेंट का है चैप्टर। फिर उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण, ये इन्वायरमेंट है। आर्थिक भूगोल इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कृषि, इसके डाटा पूछता है बस।
वनस्पतियों का वर्गीकरण, इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन छोड़ो इसको यहाँ। कल मैपिंग करेंगे हम कॉन्टिनेंट सारे। ठीक।